वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट जोन में। आज के सेशन में हम बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैप के थ्रू होगा। और आप इस मैप को फॉलो कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं बट ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग को पता होगा कि वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया वैशाली। वैशाली से देखिए, वज्जी संघ महाजनपद जो है वो वैशाली से रिलेटेड है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र आएंगे फ्रेंड्स। और इसकी राजधानी जो होगी वैशाली विदय मिथिला में। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी, तो आप वैशाली टिक मार के आएंगे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 46 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है, तो हो सकता है रिपीट हो फिर पूछा जाए, तो आप गलत नहीं टिक लगा के आइएगा। उसके बाद आपका इसी मैप में आप देखेंगे नालंदा के बारे में। नालंदा के बारे में मगध महाजनपद है, उसके बारे में देखेंगे। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। और क्षेत्र कौन कौन से इसमें आएंगे, तो नालंदा, पाटलिपुत्र और गया। ठीक है। राजधानी जो आएगी इसमें आपकी राजगिरी यानी कि गिरिब्रज और पाटलिपुत्र आएगी। ये भी क्वेश्चन आपका 47 बीपीएससी में पीटी में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका मुंगेर और भागलपुर में हम देखेंगे यहाँ कौन सा महाजनपद था, तो अंग महाजनपद की स्थापना यहाँ हुई थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद में से एक प्रमुख महाजनपद है कौन? अंग महाजनपद। और क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इसमें? वर्तमान में भागलपुर व मुंगेर आदि हैं। और राजधानी इसकी कहाँ थी? चंपा थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम बिहार के बारे में ही देखेंगे, जानेंगे पूर्व पाषाण काल क्या है और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पूर्व पाषाण काल में आपका आ गया क्षेत्र आपका मुंगेर, पटना, नालंदा, गया आदि आपके पूर्व पाषाण काल में आ जाएंगे। और मुंगेर के भीम बांध से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका क्या? मध्य पाषाण काल। और ये कब थी? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। और मुंगेर से औजार मिले थे इसमें भी। और नवपाषाण काल के बारे में हम जानेंगे, वो चिरांद व चेचर, यानी कि चिरांद आपका सारण जिला हो गया और चेचर आपका वैशाली जिला हो गया। और चिरांद और चेचर से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए थे। तो नवपाषाण में आपका चिरांद चेचर हो जाएगा, मध्य पाषाण में आपका मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर से औजार मिले थे। और पूर्व पाषाण काल में आपका मुंगेर के भीम बांध से इसके काल के औजार प्राप्त हुए थे। ओके, तो अब उसके बाद चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वंश के बारे में। सबसे आपका प्राचीन बिहार के प्रमुख राजवंश हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका आ गया हर्यक वंश, ऐसे याद करेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। लास्ट में आपका कौन सा वंश है? सातवाहन वंश फ्रेंड्स। तो हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच में हर्यक वंश सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड आप शिशुनाग वंश। तो सेकेंड आप याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको याद कर लेंगे, हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। उसके बाद याद क्या करेंगे? डेट। तो सबसे पहला हर्यक वंश 544 से 412, फिर शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक, नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक, मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक, शुंग वंश आपका 185 से 73 ईसा पूर्व तक, कण्व वंश आपका 73 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक, और सातवाहन वंश जो थी 60 ईसा पूर्व से लेके डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी कि अब तक। ठीक है, तो यही था आपका मैप में, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में और इसको डिटेल्स में समझा दे रही हूँ, आपको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए आगे नंद वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो धनानंद थे। ठीक है, धनानंद के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है।
नंद वंश के अंतिम शासक वो धनानंद थे, सिकंदर के समकालीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य से इसे पराजित कर नया वंश मौर्य वंश भी स्थापना की थी। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, जो नंद वंश के जो आपके संस्थापक थे धनानंद, मैंने बोली हूँ लेकिन नहीं, महापद्म नंद होगा इसमें, ठीक है ना, थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। उसके बाद ऐसे संस्थापक थे ये महानंदपन किसके, नंद वंश के। और सर्व छत्रात्मक की उपाधि किन्हें प्राप्त थी, महापद्म नंद को, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक जो है वो महापद्म नंद हैं। उसके बाद आपका आ गया मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम देख लेते हैं सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश का असली संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बारे में हम जान लेते हैं। जन्म इनका 345 ईसा पूर्व को हुआ था और सिंहासनारोहण 322 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि वो सिंहासन पे विराजमान हुए थे 322 ईसा पूर्व में। उसके बाद हम देखेंगे मेगास्थनीज सेल्यूकस के दरबार का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के दरबार में आया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन वर्ग है, पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षण, सातवां सभासद। ये 63 बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। जैन धर्म का अनुयायी कौन थे, तो ये थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद श्रवण बेलागोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मौर्य वंश में ही आपका सेकेंड बिंदुसार आ गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बिंदुसार जो था 298 से 269 ईसा पूर्व के बीच में, कौन, बिंदुसार। और अमित्रघात इसको भी कहा जाता है, या शत्रु विनाशक, इसका मतलब हुआ बिंदुसार को कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था कौन, बिंदुसार, यानी कि अमित्रघात या शत्रु विनाशक जो भी आप बोल सकते हैं। सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा था। उसके बाद देखिए अब अशोक के बारे में दिया हुआ है। अशोक कब से कब तक थे, तो 269 से 232 ईस्वी तक अशोक ने शासन किया था। शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस को अपना राजदूत बनाकर अशोक के दरबार में भेजा था। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख अशोक के मतलब 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाट्रे डी पैंथेलर ने की थी। ये नाम थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पाट्रे डी पैंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली, तो जेम्स प्रिंसेप, ये पूछा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन स्तंभ लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। फ्रेंड्स, बिहार में पाए गए अशोक के 3 स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, तो रामपुरवा अभिलेख जो कि पश्चिम चंपारण में, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदगढ़ पश्चिम चंपारण में। लास्ट पॉइंट है इसका, अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं कर्ण, चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदंत तथा जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, 48वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा कल, वो मध्यकालीन इतिहास, बिहार का इतिहास के बारे में। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।